फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भूगोल में संबंध की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप इन ज्योग्राफी। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन चेंजिंग अर्थ सरफेस एंड कंटिन्यूसली और एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग मैन ऑन द प्लैनेट अर्थ। पृथ्वी पर सतत क्रियाशील मानव और परिवर्तनशील पृथ्वी के बीच संबंधों का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। भूगोल में संबंध की अवधारणा से हमारा आशय सिर्फ इतना है कि भूगोल में जो मानव समुदाय का अध्ययन जिसे हम केंद्र में रख करके कर रहे हैं, उस मानव समुदाय का अपनी प्रकृति के साथ, अपनी पृथ्वी की सतह के साथ किस प्रकार का जुड़ाव है, किन क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा ये परिवर्तित हो रही है और कैसे इन संबंधों का विकास हुआ है। यद्यपि हम अगर चर्चा करें तो ये पाएंगे, अगर अध्ययन करें तो ये पाएंगे कि यूनानी भूगोलवेत्ता हों, रोमन भूगोलवेत्ता हों, भारतीय भूगोलवेत्ता हों, चीनी भूगोलवेत्ता हों, इन सब या अरब भूगोलवेत्ता हों, इन सब ने संबंधों की अवधारणा को लेकर के व्यापक रूप से कुछ न कुछ कार्य किए हैं। अगर हम लोकप्रिय रूप से भारत के संदर्भ में उदाहरण लें तो भारत के जितने भी आपको महाकाव्य मिलेंगे, पुराण मिलेंगे, वेद मिलेंगे, उन सब में प्रकृति और मानव के बीच जो सहसंबंध है उसका बड़ा ही खूबसूरत चित्रण किया गया है कि कैसे जलवायु के अनुसार मानव के प्रवृत्तियां बदलती हैं, उनके व्यवसाय बदलते हैं, वनस्पतियां बदलती हैं, वहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतु बदलते हैं। लेकिन अगर हम लिखित रूप से संबंध की अवधारणा को भूगोल में समझना चाहते हैं तो हमें यूनानी भूगोलवेत्ताओं की सहायता लेनी पड़ेगी। और यूनानी भूगोलवेत्ताओं में हम अरस्तु का नाम काफ़ी सम्मान के साथ लेते हैं। अरस्तु ने जो अपने सिद्धांत दिए उनमें प्रकृति और मानव के जो बनावट है, फिजियोग्राफी है, जो शरीर संरचना है, उस पर बड़ा ही स्पष्ट रूप से अपना मत व्यक्त किया था। उन्होंने मंगोलायड प्रजाति का जिक्र करते हुए कहा था कि वहाँ के लोग जलवायु के कारण ही उनकी आंखें खुली पूरी नहीं होती हैं और आधी बंद होती हैं। यद्यपि उनकी अवधारणा गलत थी कि वो दूर तक उन बंद आंखों के कारण नहीं देख पाते हैं और ऊपर देखने के लिए उन्हें अपना सिर उठाना पड़ता होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जलवायु और मानव के शरीर के विकास के संबंध में अपनी अवधारणा को स्पष्ट किया था। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री के नाम की जो पुस्तक लिखी उसमें इतिहास के विकास पर, इतिहास के परिवर्तन पर, ऐतिहासिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में ये बताने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार से ऐतिहासिक घटनाओं पर भूगोल का अर्थात वहाँ की पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। स्ट्रैबो का नाम इसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी ज्योग्राफिका। तो ज्योग्राफिका पुस्तक में उन्होंने मानव समुदायों के विकास पर और किसी भी क्षेत्र में, रीजन में पाए जाने वाले वनस्पतियों, फ्रूट्स, एनिमल्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि व्यवसायों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, उनके संबंध कैसे निर्धारित होते हैं, इसके विषय में स्ट्रैबो महोदय ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिका में विस्तार से प्रकाश डाला है। जब हम आधुनिक भूगोलवेत्ताओं के संदर्भ में बात करते हैं तो कांट महोदय का नाम इसमें सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। कांट भूगोलवेत्ता थे, दर्शन शास्त्री थे और तर्क शास्त्री थे। तो उन्होंने तर्क के आधार पर बताया कि विषुवत रेखा के समीप रहने वाले लोग, रेगिस्तान में रहने वाले लोग या भूमध्य सागरीय जलवायु में रहने वाले लोगों के शारीरिक गठन में, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों में और व्यवसायों में, उनके क्रियाकलापों में कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे बदलाव होता है। वारेनियस महोदय को हम जानते ही हैं कि उन्होंने आधुनिक भूगोल को क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल के रूप में व्यवस्थित करने का प्रमुख काम किया था। ज्योग्राफिक जर्नलिस्ट जो अपनी पुस्तक वारेनियस महोदय ने लिखी, तो उस पुस्तक में उन्होंने पृथ्वी के क्लाइमेट को लेकर के, वेजिटेशन को लेकर के, सॉइल को लेकर के, जियोलॉजी को लेकर के अपनी अवधारणाओं को स्पष्ट किया। उनकी पुस्तक 3 हिस्सों में ज्योग्राफी का अध्ययन करती है। पहले हिस्से में
वारेनियस महोदय बताते हैं कि पृथ्वी का अन्य ग्रहों के साथ क्या संबंध है, उसकी मेजरमेंट की चर्चा करते हैं। दूसरे हिस्से में वो पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का वर्णन करते हैं और तीसरे रूपों में मानचित्र निर्माण तथा उससे जुड़े हुए क्रियाकलाप और उस पर रहने वाले मानव समुदायों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट के द्वारा वारेनियस महोदय ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिक जर्नलिस्ट को स्पष्ट किया है, उसे समझाने का प्रयत्न किया है। फिर हम आधुनिक भूगोल के जनक हमबोल्ट के पास अगर आए, अगर उनकी विचारधारा को समझे या उनकी लेखनी को जानने का प्रयत्न करें, तो हम ये पाएंगे कि हमबोल्ट ने जो अपनी ऑब्जर्वेशंस की, जब हमबोल्ट जर्मनी के रहने वाले थे, फिर वहाँ से वो अध्ययन के लिए दक्षिण अमेरिका गए और वहाँ पे जब दक्षिण अमेरिका पहुँचे तो उन्होंने पेरू के पर्वतों की यात्रा की, क्यूबा के तटवर्ती इलाकों की यात्रा की और वो वहाँ पे बताया कि किस तरह से तटवर्ती इलाके पर्वतीय इलाकों से अलग हैं, उनकी वनस्पतियाँ किस तरह अलग हैं, जलवायु किस तरह अलग है, वहाँ के पाए जाने वाले निवासियों में किस प्रकार का अंतर है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो वनस्पतियों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता जाता है। ये हमबोल्ट ने अपने उन विवरणों में स्पष्ट किया है। और सिर्फ वही नहीं, जब हमबोल्ट यूराल पर्वत की तरफ या साइबेरिया की तरफ रूस सरकार के निमंत्रण पर गए तो वहाँ भी उन्होंने जियोलॉजी को लेकर के, माइनिंग को लेकर के एक स्पष्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझाने का प्रयत्न किया और इस संबंध की अवधारणा को उन्होंने ज़्यादा पुष्ट किया। रिटर महोदय ने अपने विशाल रूप से लिखा है और जर्मनी में व्यवस्थित भूगोल को विस्तारित करने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने अपने लेखनी के द्वारा ये स्पष्ट किया है कि मानव की आकृति पर जलवायु का कैसे प्रभाव पड़ता है और उसके द्वारा कौन कौन से क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। जर्मनी में चूंकि भूगोल का सबसे पहले विकास हो रहा था तो रेडचल महोदय उनके अगले पीढ़ी के सुधारक हैं या विचारक हैं जो इस पर चर्चा करते हैं कि भूगोल में संबंध की अवधारणा कैसे काम करती है। तो रेडचल महोदय ने जो अपनी पुस्तक 1981 में लिखी एंथ्रोपोजियोग्राफी में रेडचल महोदय ने वनस्पतियों और समुदायों के बीच में संबंध, जलवायु और समुदायों के बीच में के संबंध को स्पष्ट किया। हेटनर महोदय की अगर हम चर्चा करें, हेटनर भी जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, तो हेटनर महोदय की अगर हम चर्चा करें तो हम ये देखेंगे कि हेटनर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये ठीक प्रतीत नहीं होता है कि प्राकृतिक कारणों को मानवीय परिघटनाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए। मतलब वो स्पष्ट रूप से ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर नहीं है और उसी के साथ वो जोड़ते हैं कि प्राकृतिक कारक सिर्फ संभावनाएं उपलब्ध कराते हैं, निर्णय स्वयं मनुष्य लेता है। यानी कि मनुष्य उन गतिविधियों का, उन क्रियाकलापों का, अपनी क्षमताओं का स्वामी होने के कारण जो भी संभावनाएं प्रकृति उसके समक्ष उपलब्ध कराती है, उन संभावनाओं में से सर्वश्रेष्ठ का अपने लिए चयन करता है। और अगर हम इससे और आगे बढ़ते हैं तो हेटनर महोदय से आगे की परंपरा में अगर हम अमेरिका तक चले जाएं तो हम ये देखते हैं कि रेडचल की जो शिष्या हैं सैम्पुल महोदय, उन्होंने इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन मैन अब जो अपनी पुस्तक लिखी या जो लेख लिखे उसमें से वो पर्यावरणीय निश्चयवाद का बड़ा कट्टर तरीके से समर्थन करती हैं और कहती हैं कि प्रकृति की धूल है मानव और उससे ज़्यादा, उस एक कठपुतली से ज़्यादा की हैसियत नहीं है। डेविस यहीं पर द्वैतवाद का समर्थन करते हैं, यद्यपि डेविस भी जर्मन भूगोलवेत्ताओं से प्रभावित लगते हैं और जब वो कहते हैं कि किस मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दो स्पष्ट शाखाएं हैं, यहीं पे जर्मन भूगोलवेत्ताओं का भी उल्लेख किया जाना जरूरी है। जर्मन भूगोल जापानी भूगोलवेत्ताओं का उल्लेख किया जाना जरूरी है। जापान में जब भूगोल का विकास हो रहा था तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से उनकी अवधारणा थी कि भौतिक भूगोल को मानव भूगोल से पृथक कर देना चाहिए और भौतिक भूगोल का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र या भूभौतिकी शास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए और उसके बाद जो बच जाता है वो मानव भूगोल है। और मानव भूगोल में उन्होंने कहा कि पर्यावरण और मानव के संबंधों का ही अध्ययन हमको इसके अंतर्गत करना चाहिए। उस समय तक द्वैतवाद अपने चरम पर था
फिर हम उस विकास की कड़ी को देखते हैं तो फ्रांस में पहुंचते हैं। फ्रांस में ब्लास महोदय का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाएगा। ब्लास महोदय ने माइक्रो रीजन्स की बात की, जिसको उन्होंने पेज नाम दिया, और कहा कि जो ये माइक्रो रीजन्स हैं या जो पेज हैं, ये इनमें पाए जाने वाले विभिन्न एलिमेंट्स, विभिन्न अवयवों के जो रिलेशनशिप हैं, विभिन्न एलिमेंट्स के जो रिलेशनशिप हैं, जो संबंध एक क्षेत्र में वहाँ की वनस्पति, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की कृषि इत्यादि का है, तो वहाँ की जनरेटिवाई अर्थात जीवन पद्धति, जनरेटिवाई शब्द का ब्लास महोदय प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है जीवन पद्धति। इससे आशय था ब्लास महोदय का कि जीवन पद्धति किसके द्वारा निर्धारित हो रही है, तो जीवन पद्धति उस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों के कारण, जलवायु के कारण, वहाँ पे अन्य जो कारक हैं वो प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो संबंधित हैं। कहीं की भी जनरेटिवाई अर्थात जीवन पद्धति और वहाँ की लोक संस्कृति अपने पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, मुक्त नहीं है, वो सह संबंधित है, जुड़ी हुई है। ब्रोंज महोदय उन्हीं के शिष्य थे। उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी ह्यूमन जियोग्राफिया, उस पुस्तक में उन्होंने प्रकृति के विभिन्न तत्वों का मानव के विकास पर या मानव सभ्यता के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में समझाने का प्रयत्न किया। वैलेस और फेब्रे महोदय को हम जानते हैं कि ये संभववाद के समर्थक हैं, और इन दोनों ही भूगोलवेताओं ने संभववाद को बढ़ाते हुए ये बताया कि प्रकृति हमको विभिन्न संभावनाएं प्रदान करती है। संभावनाएं से अर्थ था कि हमको विभिन्न विकल्प देती है, यानी कि प्रकृति से हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, और उन्हीं विकल्पों में से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है। इससे पहले हेटनर महोदय भी यही बात कह रहे थे, पर हेटनर इस नर्म को कहने के बाद भी निश्चयवादी विचारक की श्रेणी में ही रखे जाते हैं, नियतिवादी विचारक की श्रेणी में ही रखे जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं, उनकी जो अवधारणा थी वो स्पष्ट थी कि जो ये प्रकृति से जो मानव का संबंध है वो नियंत्रित तरीके से है, और प्रकृति ने एक नियंत्रित कंडीशंस में ही उसके संभावनाएं उपलब्ध कराई हैं। जबकि जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे वो कहते थे कि मनुष्य में असीम संभावनाएं हैं और वो प्रकृति को अपने अनुकूल बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। यहाँ से ये विकास का क्रम अमेरिका पहुंच जाता है। अमेरिका में सावर, बैरोज और हार्टसोन के रूप में इसको बड़ा सपोर्ट मिलता है। खासकर बैरोज का नाम बड़े ही सम्मान के साथ इसमें लिया जाता है। बैरोज महोदय कहते हैं कि भूगोल में संबंधों का अध्ययन मानव का पर्यावरण के साथ समायोजन के रूप में होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि मानव और पर्यावरण किस प्रकार से एक दूसरे के साथ समायोजित होते हैं, एडजस्ट करते हैं, इसको समझा जाना चाहिए। और यहीं पे इन्होंने द्वैतवाद की समस्या का निराकरण भी किया और कहा कि ह्यूमन इकोलॉजी जो है वो सोशल साइंस से उसी तरह ह्यूमन इकोलॉजी संबंधित है सोशल साइंस से, और ये सोशल साइंस आगे बढ़ करके नेचुरल साइंस से संबंधित है, यानी कि प्रकृति विज्ञान से संबंधित है। उसको स्पष्ट करते हुए कहा कि हमको इसको टुकड़े में नहीं देखना चाहिए बल्कि जुड़ाव के रूप में देखना चाहिए। जिस प्रकार से एक वनस्पति विज्ञानी पहले प्राणी विज्ञानी है और प्राणी विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है, तो उसी क्रम में हमको मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान भी प्रकृति विज्ञान की ही एक शाखा है। इस रूप में इसे समझा जाना चाहिए। ये बैरोज महोदय का कथन था और यहीं पे उन्होंने द्वैतवाद की अवधारणा का खंडन भी किया, एक तरह से पटाक्षेप कर दिया इस विवाद का कि मानव और प्रकृति को अलग अलग रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यहाँ पे हम देखें तो यह भी स्पष्ट होता है कि अगर हम मानव को ही केंद्र में रख करके भी अपने अध्ययन की शुरुआत करें तो मानव कभी भी पूर्णतः प्रकृति से मुक्त नहीं हो सकता। उसके जो संबंध हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए ही रहेंगे। हम उदाहरण स्वरूप लें कि अगर मानव कहीं पे कोई आर्थिक क्रिया करता है तो आर्थिक क्रिया के लिए उसे खेती करने के लिए भी प्रकृति की शरण में जाना है,
भोजन संग्रह के लिए भी प्रकृति के शरण में जाना है, खनन के लिए भी प्रकृति के शरण में जाना है, औद्योगिकरण के लिए भी प्रकृति के संबंध में जाना है, नगरों को बसाने के लिए भी प्रकृति के शरण में जाना है। और अगर वो स्पेस में जाता है, वो पृथ्वी को छोड़ करके दूसरे ग्रहों की ओर जाता है, तब भी उसे प्रकृति से संबंधित विकास के क्रम का अनुपालन करना ही है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, तभी उसके विकास की यात्रा आगे खिसक पाएगी, आगे नियंत्रित तरीके से बढ़ पाएगी। इस क्रम को हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि इन विद्वानों के विकास के फलस्वरूप जो संबंध की अवधारणा है भूगोल में, वो इस तरह से विकसित हुई कि पहले प्रकृति है, उस प्रकृति से फिर मानव है, और फिर उस मानव से मानव का समाज है। अर्थात ये एक त्रिभुज के रूप में परस्पर जुड़े हुए हैं। नेचर, मैन एंड सोसाइटी, ये एक त्रिभुज के रूप में जुड़े हुए हैं और ये परस्पर संबंधित हैं। इनके बीच का एक रिलेशन स्पष्ट है और ये इस संबंध की अवधारणा में यह हम आसानी से देख पा रहे हैं कि मनुष्य कभी भी प्रकृति से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। उसके जुड़ाव प्रकृति के सापेक्ष पूरी तरह पारदर्शी तरीके से देखे जा सकते हैं। इस संबंधों की अवधारणा में, भूगोल में संबंध की अवधारणा के विकास के क्रम में एक महत्वपूर्ण जो कड़ी आई थी, जो डेवलपमेंट का स्टेज आया था, वो था 1859 में, जब डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन महोदय ने विकासवाद को समझाया था, विकास के क्रम को समझाया था कि अलग अलग प्राकृतिक परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के विकास की संभावनाएं विकसित हुई और उन विकास के क्रम का ही पालन आज का जो आधुनिक मनुष्य है वो कर रहा है। हम जितने भी प्राणी, जीव जंतु देख रहे हैं वो सब एक निश्चित विकास क्रम का अनुपालन करते हुए, और जब विकास क्रम का अनुपालन करेंगे तो उनके प्रकृति के साथ संबंधों को, उनके जुड़ाव को हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। अगर हम इस संबंध में की अवधारणा के क्रमबद्ध विकास को देखना चाहें या समझना चाहें, तो इस क्रमबद्ध विकास की अवधारणा को हम 5 स्तरों पर, 5 खंडों में या 5 सोपानों में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहला है इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर, यानी कि प्रकृति के द्वारा नियंत्रित संबंध, जब मानव पूर्णतः प्रकृति के नियंत्रण में था, जिसे हम आम भौगोलिक अवधारणा में नियतिवाद के नाम से जानते हैं, निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। तो जहाँ पे प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं में ही मनुष्य अपने संबंधों का निर्वहन करता था, अपने जुड़ाव का निर्वहन करता था, अपने समाज का विकास करता था। जो दूसरी अवस्था है वो मानव पर्यावरण समायोजन की है, कि मनुष्य ने पर्यावरण के साथ अपने समायोजन को, एडजस्टमेंट की प्रक्रिया को तेज किया और पर्यावरण को अपने अनुकूल बदलने का प्रयत्न किया। पहले मनुष्य खुद पहले पर्यावरण के अनुकूल होने का प्रयत्न करता है, और जब वो पर्यावरण को अपने अनुकूल नहीं कर पाता है, जब वो खुद पर्यावरण के अनुकूल हो पाने में अक्षम रहता है, तो पर्यावरण को फिर अपने अनुकूल बदलने का भी प्रयत्न करता है। तो मानव पर्यावरण का समायोजन का ये स्टेज है। ये संबंध बदला, जब ये संबंध की प्रकृति बदली यहाँ पे, तो मानव और पर्यावरण के बीच का हम एडजस्टमेंट देखने लगे, समायोजन देखने लगे। जो तीसरी अवस्था है वो मानव केंद्रित थी, जिसको एंथ्रोपोजियोग्राफिक स्टेज कहा जाता है, कि इसमें मनुष्य को केंद्र में रख करके ही, या मनुष्य ने स्वयं को केंद्र में रख करके प्रकृति के सभी तत्वों को का मूल्यांकन किया और स्वयं को सबका स्वामी समझा। ये उसकी ये अवधारणा बलवती हुई कि पृथ्वी पर जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, जो भी प्रकृति ने बनाया है, वो सब मानव के उपभोग के लिए है। और ये भी एक संबंध का स्टेज था, एक अवधारणा थी। फिर इस मानव केंद्रित संबंध के बाद में संबंध की प्रकृति बदलती गई, यानी कि ये भी देखा गया कि संबंध तो स्पष्ट है कि मानव समुदायों का प्रकृति से संबंध है, लेकिन वो संबंध अब किस स्तर पर रहेगा,
इसको भी लेकर के अलग अलग समुदायों और अलग अलग स्थानों के अनुसार बदलाव महसूस किए जाने लगे, बदलाव देखे जाने लगे। अगर हम आज का ही उदाहरण लें तो एस्किमो जनजाति जिस तरह से टुंड्रा प्रदेश में रहती है, बर्फीले क्षेत्रों में रहती है, तो प्रकृति में कम से कम हस्तक्षेप करती है और प्रकृति के द्वारा उपलब्ध की गई सीमाओं में ही अपना जीवन निर्वहन करती है। जबकि अमेरिका में रहने वाला, जापान में रहने वाला, या चीन में रहने वाला, या भारत में रहने वाला जो मानव समुदाय है, वो प्रकृति को अपने अनुकूल बदलने का प्रयत्न करता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उसका ज़्यादा हुआ है, तो हमारे संबंध की प्रकृति ऐसी है कि कहीं पे नेचर डोमिनेट करता है मानव पर, कहीं पे मानव डोमिनेट करता है नेचर पर। तो ये परिवर्तन लगातार हो रहा है, और जब ये परिवर्तन अनियंत्रित हो जाता है तो प्रकृति फिर चेक एंड बैलेंस का खेल खेलती है, और जिसको हम पर्यावरणवाद या सह अस्तित्व की अवधारणा कहते हैं। कि अगर जिसको नियो डिटरमिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, नॉन निश्चयवाद के नाम से भी, कि पर्यावरण को बचाए रखना में ही सबका हित सुरक्षित है। अगर पर्यावरण के साथ मानव का संबंध ठीक रहेगा तभी मानव भी स्वयं ठीक रह पाएगा। अर्थात हम कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, जिसमें सभी प्राणियों को अनिवार्य रूप से उतना ही आवश्यक समझा गया जितना मानव को समझा गया, और मानव के जो सभी जीवों के, सभी तत्वों के साथ संबंध है उसको एकाकी दृष्टि से न देखकर समन्वयित तरीके से देखने का प्रयत्न किया गया। तो ये भूगोल में संबंध की अवधारणा है, जो ये बताती है कि क्रमशः पृथ्वी पर मानव के विकास के साथ मानव और प्रकृति के संबंध परिवर्तित हुए हैं, और उन संबंधों का लगातार विस्तार हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उनके रूपों में परिवर्तन आ रहा है। और यह रूपों का परिवर्तन आज जिस रूप में है, आने वाले समय में यह निश्चित रूप से उसमें भी बदलाव होगा। लेकिन आज की जो हमारी अवधारणा है सह अस्तित्व की, कोएग्जिस्टेंस की, इसी के द्वारा हम संपोषणीय विकास या सतत धारणीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।